हमारे साथ अब एक बड़ी खास मेहमान जुड़ रही हैं बजट पर ही बात करने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी की सीनियर लीडर स्मृति ईरानी जी हमारे साथ हैं। स्मृति जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आज के बजट में सब लोग हेडलाइन खोज रहे हैं, तो आप क्या हेडलाइन बताएंगी इस बजट की? मैं ये कहूँगी कि व्यावहारिक है बजट, प्रगतिशील है बजट और बुलंद भारत का कहीं ना कहीं एक नींव रखता हुआ ये बजट है। आज प्रधानमंत्री जी ने जब बजट के बारे में हम सबको संबोधित किया तो युवा शक्ति का उसमें उल्लेख किया है। आपने वित्त मंत्री जी की घोषणाओं में 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग की एक घोषणा निश्चित रूप से सुनी होगी। ये अनुमानित है कि साल 2030 तक ये केयर इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक वैल्यू है, आर्थिक वैल्यू है, वो लगभग $300 बिलियन की हो जाएगी। तो आज जो 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग की घोषणा हुई है उसका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये जेन्युइनली, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, फ्यूचरिस्टिक बजट है। साथ ही भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जिसमें भारत ने अपनी क्षमता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाई है उसको और भी सुदृढ़ करने वाले ये बजट है। वित्त मंत्री ने बायोफार्मा शक्ति की बात की है। आज एक सत्य कोई भी नकार नहीं सकता कि विश्व की लगभग 60% वैक्सीन सप्लाई भारत से होती है, 20% जेनेरिक मेडिसिन की सप्लाई भारत से होती है। और बायोफार्मा के इस विषय में और तब्दीली और प्रगति लाने के लिए जो वित्तीय बजट में आज घोषणा हुई है, मैं उसका भी स्वागत करती हूँ। एक और विशेष आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की इस बजट में घोषणा हुई है। 5,000 करोड़ का इसमें उल्लेख किया गया है। एक सत्य ये भी है कि आज भारत में टायर 2, टायर 3 जो सिटीज़ हैं हमारी, वो देश की जीडीपी में लगभग 40 से 50% का योगदान देती हैं। तो इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के सौंदर्यकरण नहीं बल्कि उसको और सुदृढ़ करने की जो कल्पना आज वित्त मंत्री ने प्रस्तुत की है संसद में, वो भी स्वागत योग्य है। 3 और की एरियाज पर फोकस स्मृति जी इसमें दिखाई दिया। उसमें से एक ऐसा सेक्टर है जिसका कार्यभार आपके पास भी रह चुका है, टेक्सटाइल्स का, और जहां से बहुत ज़्यादा रोजगार जुड़ा हुआ है हमारे देश में लोगों का। तो टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, सेमीकंडक्टर्स, ये लगता है सरकार का पुश है इन एरियाज में। नहीं, टेक्सटाइल्स की जहाँ बात हो रही है तो आज एक विशेष आप सबका ध्यान आकृष्ट करते हुए बात कहना चाहूँगी। हमारे देश में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का कभी भी HSN कोड नहीं हुआ करता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहली बार, और अब क्योंकि मेरे कार्यकाल का उल्लेख कर रहे हैं, पहली बार हमने टेक्सटाइल्स में टेक्निकल टेक्सटाइल का HSN कोड बनवाया। साथ ही आज बजट में जब टेक्सटाइल्स की घोषणा हुई तो एक तरफ हैंडलूम की बात हुई और दूसरी तरफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात हुई। टेक्निकल टेक्सटाइल वो क्षेत्र है जो मेडिकल डिवाइसेस भी बनाता है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है, साथ में सैटेलाइट के जो मेकिंग्स है उसमें भी काम आता है, सड़कों के निर्माण में भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स का योगदान होता है। और अगर आप एग्रीकल्चर से मुखातिब हैं तो आप जान पाएंगे कि जो एग्रो टेक है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में 8 से 10% हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में योगदान देता है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल का जो क्षेत्र है वो मात्र टेक्सटाइल की सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो स्वागत योग्य है कि एक तरफ टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही है सरकार, लेकिन साथ ही जो हमारी पारंपरिक हस्तकला के जितना भी छोटा उद्योग है उसके ऊपर भी सरकार ने अपना ध्यान आकृष्ट किया है। और ये भी कहना मुनासिब होगा कि पहली बार नहीं है कि टेक्सटाइल की ओर सरकार का ध्यान गया है। एग्रीकल्चर के बाद हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है वो टेक्सटाइल का है। सरकार ने पहले भी 6,000 करोड़ का एक पैकेज वर्षों पहले अपैरल और मेडअप्स के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को दिया था, जिसका लाभ टेक्सटाइल सेक्टर को हुआ। टेक्सटाइल क्षेत्र में बहुत सारे जो हमारे रोजगार उपलब्ध कराए गए वो फॉर्मलाइज हुए इस पैकेज की वजह से। और इस बजट में भी जो टेक्निकल टेक्सटाइल और हस्तकला उद्योग के लिए घोषणाएं हुई हैं वो मुझे लगता है एक बैलेंस्ड अप्रोच सरकार की दिखाती है, फ्यूचरिस्टिक भी है लेकिन लेगेसी को भी साथ लिए चलती है। वित्त मंत्री ने भी और प्रधानमंत्री ने भी जब अभी वो बजट के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने भारत ने जो ट्रेड एग्रीमेंट्स और मुल्कों के साथ किए हैं उनका जिक्र किया, खास तौर पर जो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड हुआ है। अभी हम लोग टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, कॉमर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि हम 6-7 गुना अपना एक्सपोर्ट जो है अकेले यूरोपियन यूनियन को टेक्सटाइल्स में ही बढ़ावा उसको हम दे सकते हैं। वो सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स और हमको विदेशी बाजार
बाजार में जो पहुंच मिल रही है वो इस बजट के इनिशिएटिव से कैसे जुड़ता हुआ दिखाई देता है? देखिए, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को ले लें तो ये वो क्षेत्र है जिसमें साल 2014-15 में अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो लगभग $5 बिलियन का एक्सपोर्ट की संभावना थी, जो बढ़कर आज $35 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। आज घोषणा जब हुई 40,000 करोड़ की, जो न सिर्फ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, इन सब विषयों पे कहीं ना कहीं केंद्रित थी, उसके साथ ही आपने रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर की भी घोषणा को सुना। आज विश्व में विश्व का जो रिजर्व है रेयर अर्थ मिनरल्स का, उसका 3rd लार्जेस्ट रिजर्व भारत में है, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो है ग्लोबल अगर आप नंबर देखें तो भारत का मात्र कंट्रीब्यूशन 1% है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और उसके एक्सपोर्ट को सरकार तवज्जो दे रही है, लेकिन साथ ही साथ रेयर अर्थ मिनरल का भी लोकल प्रोडक्शन कैसे बढ़े उस पर भी सरकार का ध्यान है। तो जब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर देखें सरकार के क्या क्या आज एटलीस्ट घोषणाएं हैं, तो मुझे लगता है बायोफार्मा शक्ति और साथ ही रेयर अर्थ मिनरल का जो कॉरिडोर है और संग ही जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने आज जो घोषणाएं की, वो कहीं ना कहीं इस बात से भी कॉम्प्लीमेंट होती हैं कि सरकार ने आज कोस्टल कार्गो प्रमोशन के संदर्भ में जो चर्चाएं की कि आप प्रोडक्शन तो कर लेंगे, लेकिन आपको प्रोडक्शन के बाद अगर एक्सपोर्ट करना है तो कहीं ना कहीं अपने लॉजिस्टिकल सिस्टम्स को और भी सुदृढ़ करना है। कंपनी का टर्न अराउंड का टाइम भी उतना ही कंपेटिटिव होना चाहिए एक्सपोर्ट की दृष्टिकोण से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने स्टैंड अलोन घोषणाएं नहीं की हैं, सरकार की घोषणाएं कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री घोषणाएं हैं एक लार्जर होलिस्टिक पिक्चर देने के लिए। मैं आपसे जो कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं विपक्ष के, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा स्मृति जी। पहले ममता बनर्जी की बात कर लें। बंगाल को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भी कुछ अनाउंसमेंट्स आज वित्त मंत्री ने की और कुछ दिया है बंगाल के लिए, लेकिन उन्होंने कहा जो कुछ भी अनाउंस किया गया, उनके शब्द हैं गार्बेज ऑफ लाइज, कुछ नहीं मिला बंगाल को। देखिए, बंगाल में आज क्या प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे पोषण की योजना हो, चाहे जो वित्तीय भार है बंगाल के युवाओं को कहीं ना कहीं एजुकेशन से जोड़ने का, वो सारी योजनाएं तो ममता बनर्जी अपने प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से लागू ही कर रही हैं। तो अगर वो गार्बेज ऑफ लाइज हैं तो वो हकीकत कैसे झुटला सकती हैं जब वो सेंट्रल फंड्स का उपयोग बंगाल की प्रगति के लिए भारत सरकार के सौजन्य से प्राप्त करती हैं। ये बात और है कि भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को वो बखूबी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो उस संदर्भ में आज प्रदेश के लिए खड़ी हो रही है। ये भी एक सत्य है कि जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी कि हर गरीब के घर में राशन पहुंचेगा, वो योजना भी तो आज बंगाल स्वीकार कर रहा है, अथवा अगर ना स्वीकार करता तो क्या संभव था कि बंगाल की गरीब जनता को वो राशन पहुंचे। तो ये कहना आसान है कि आज आप सिर्फ विपक्ष में हैं तो प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की हकीकत ये भी बयान करती है कि भारत सरकार के अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से अथवा भारत सरकार की वित्तीय योजना से बंगाल को भी आज लाभ हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने का जो प्रायोजन है या योजना है भारत सरकार की ओर से फंड डिस्पोजल तो हो ही रहा है बंगाल के लिए, उसको तो ममता जी झुटला नहीं सकती। राहुल गांधी जी का रिएक्शन आज थोड़ा विचित्र था। वो पार्लियामेंट में थे जब पूरी बजट स्पीच दी जा रही थी, लेकिन वो बाहर निकले तो सब मीडिया इंतजार कर रहा था कि वो कुछ प्रतिक्रिया देंगे, तो उन्होंने कहा कल बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे, हम पार्लियामेंट का प्रयोग करेंगे बोलने के लिए। नहीं, ये सही है कि पार्लियामेंट का प्रयोग करना चाहिए बोलने के लिए, लेकिन कल तक की तैयारी करने का संकेत कहीं ना कहीं इस बात को भी दोबारा पुख्ता करता है कि कहीं ना कहीं कोई रणनीति बनाई जाएगी शायद कि वो क्या बोलें, कैसे बोलें, कब बोलें, क्यों बोलें और कितना बोलें। ये उनका अधिकार क्षेत्र है, इस पे ज़्यादा मुझे विशेष टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन हाँ, जो भी एक प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, प्रोग्रेसिव और एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन होता है, उसके लिए एक स्पीच सुनना पर्याप्त होता है अपनी टिप्पणी देने के लिए। अच्छा, अखिलेश जी का रिएक्शन आया, अखिलेश यादव जी का। उन्होंने कहा कि ये तो देश के चुनिंदा 5% लोगों के लिए बनाया गया बजट है, आम आदमी को कुछ नहीं मिलता इसमें।
देखिए आज अगर आप देश के आम नागरिक की बात करें तो हमारे देश की लगभग 40 से 50% जीडीपी टियर 2 टियर 3 सिटीज से आती है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने अपने बजट की घोषणा के बाद राष्ट्र को संबोधित किया और देश की युवा पीढ़ी को विशेष रूप से संबोधित किया, तो इस बात को आप झुटला नहीं सकते कि आज अगर 12 लाख करोड़ का कैपेक्स घोषित हुआ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, वो आम नागरिक को ही फायदा देगा। अगर हम कहते हैं कि सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनेंगे जिसमें एक वित्तीय आयोजन किया जा रहा है, तो वो बढ़ते शहर हैं जहां पर ग्रामीण अंचल का नागरिक भी आकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, पॉपुलेशन जहां पर एक्सपैंड हो रही है। अगर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हो रही है तो उस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कहीं ना कहीं फायदा एक सामान्य नागरिक को भी हो रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि सामान्य नागरिक के लिए कुछ नहीं है। टायर 2 टायर 3 सिटीज में सामान्य नागरिक ही रहता है। आज अगर रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप की 10 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से और सशक्त करने के लिए सरकार अपना वित्तीय योगदान देती है, तो वो तो सामान्य परिवार की और गरीब अंचल की महिलाएं हैं जिनके लिए सरकार ये व्यवस्था कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि अखिलेश जी विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी ये भूमिका रहेगी कि वो बजट को एक नेगेटिव दृष्टिकोण से देखें, लेकिन सत्य जो है उसको झुटला नहीं सकते। प्रीति जी, हमने आपको डावोस में देखा, कुछ लोगों को हैरानी भी हुई कि स्मृति ईरानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किस लिए गई हैं, लेकिन फिर बाद में हमने खबर देखी कि आपने भारत में महिला उद्यमियों के लिए $20 लाख की कमिटमेंट वहां पर लोगों से ले ली। जरा बताइए इसके बारे में। नहीं, मैंने तो ये एक तो स्पष्टीकरण दे दूं कि मैं कोई सरकारी खर्चे से डावोस नहीं जाती हूँ। मैं एक साधारण नागरिक के नाते भारत की उपलब्धियों में क्या इजाफा हो सकता है अथवा भारत के जो छोटे व्यापार से संबंधित लोग हैं और विशेषतः महिला उद्योग है उसमें मैं अपनी क्या रचनात्मक भूमिका निभा सकती हूँ, उस दृष्टि से जाती हूँ। ये पहली बार नहीं गई हूँ। मैं डावोस में इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2015 में ही ग्लोबल लीडर अपॉइंट की गई थी, लेकिन तब मैं कैबिनेट में थी तो उस वक्त इस बात का उच्चारण करना मुझे उचित नहीं लगा। लेकिन मेरी ये कल्पना रही है, मेरा ये कहीं ना कहीं सौभाग्य रहा है कि मैंने $100 मिलियन के एक कोष की घोषणा की जिसमें मैंने जितने भी वहां पर संबंधित उस कार्य क्षेत्र से लोग थे उनसे कहा कि भारत के 300 शहरों में हम लोग कम से कम 1 लाख जो छोटा उद्योग करने वाली महिला उद्यमी हैं उनकी मदद करें ताकि वो कम से कम मिड साइज कंपनीज हो सकें। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी उस घोषणा को समर्थन मिला। प्रधानमंत्री मोदी का वर्षों से ये सपना रहा है कि आयुष की व्यवस्था के माध्यम से हम इंटरनेशनली ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्टमेंट लेकर आए। एक $40 मिलियन का इन्वेस्टमेंट एक महिला उद्यमी के माध्यम से भारत में विशेषतः विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत होगी। ये भी मैं सुनिश्चित कर पाई। एक नागरिक होने के नाते मेरा सौभाग्य है। नहीं, ये बहुत कमेंडेबल आपका इनिशिएटिव है स्मृति जी, और आप अपना लक्ष्य जो है जल्द पूरा करें। हमारी शुभकामनाएं आपको। और आपने बजट को बताया कि प्रधानमंत्री ने इसे फ्यूचरिस्टिक बजट सही करार दिया है, लोगों तक बजट की बारीकियां पहुंचाई। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए स्मृति ईरानी जी।